क्वेश्चन नंबर 6, सवाल 6 में आपको क्या पूछा जा रहा है, निषेचन की प्रक्रिया निम्नांकित में से कहाँ पर संपन्न होती है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान। इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? बहुत आसान सवाल। क्या पूछा जा रहा है, निषेचन की प्रक्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है, यानी निषेचन की प्रक्रिया किस जगह पर होगी। आपको बोला जा रहा है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हो जाए, दोनों मिल जाए, उसी को निषेचन कहेंगे। तो नर और मादा युग्मक कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों युग्मक किस जगह पर मिलेगा। पहली बात तो है कि वो मादा शरीर में मिलेगा, पर मादा शरीर के किस भाग में वही बोलना है। क्या अंडाशय में ये प्रक्रिया होगी, वो बच्चादानी में यानी यूट्रस में होगी, ये संकीर्ण पथ यानी इस्थमस में होगी, या तुम्बिका एम्पुला में होगी। कहाँ होगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी एम्पुला, तुम्बिका। ठीक है, तुम्बिका जो शब्द है, ये तुम्बिका हिंदी शब्द बहुत कम ही इस्तेमाल में आएगा, आपको इस्तेमाल में आएगा एम्पुला। ओके, तो ऑप्शन डी एम्पुला इसका सही जवाब हो गया, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी के आगे आप देखोगे कि उंगली जैसी आकृति रहती है, जिसको कि फिम्बरी कहते हैं, है ना। तो वो जो फिम्बरी है उसके अंदर जाकर देखोगे कीप जैसी, थोड़ा पीछे हटोगे तो आपको कीप जैसा दिखाई देगा। कीप मीन्स वो जो फनल होता है, कोई चीज़ तेल वगैरह डालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा फनल जैसा दिखाई देगा, उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। उसके पीछे थोड़ा सा नली की तरफ बढ़ोगे तो एम्पुला मिलेगा। एम्पुला से थोड़ा ऊपर बढ़ोगे, जहाँ गर्भ की तरफ जाता है, उधर गर्भ की तरफ वाले जगह में इस्थमस कहते हैं, जो संकीर्ण पथ है। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है निषेचन? यहाँ फनल से आगे जब बढ़ते हैं, जब अंडवाहिनी में पहुँचते हैं, जहाँ एम्पुला कहते हो, वहाँ पर होता है। क्लियर? चलिए, तो निषेचन की प्रक्रिया यानी मादा और नर युग्मक का संलयन किस जगह हो रहा है? एम्पुला में। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में भी बहुत आसान सा सवाल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए कैसे, अपरा निम्न में से किन किन कार्यों में मदद करती है। वाकई अपरा यानी प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा कहने का मतलब प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये तब निर्मित होता है जब माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, और बच्चे के निर्माण के लिए, उस निर्माण को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए ही प्लेसेंटा वो वहाँ पर विकसित रहता है। प्लेसेंटा एक प्रकार का अंग बन जाता है बच्चे के निर्माण करने के लिए। तो प्लेसेंटा का बहुत सारा कार्य है। ओके, तो वही आपको पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा जो निर्मित हुआ है वो किन चीज़ों में मदद कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या है, वो क्या कर रहा है? भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति कर रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कर रहा है, या फिर हार्मोन का उत्पादन कर रहा है, या हार्मोन का स्राव कर रहा है, या आपको लगता है कि सब होगा। प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन, जो भ्रूण किसको बोल रहे हैं? जो माँ के गर्भ में अभी विकसित हो रहा बच्चा है, तो अभी विकसित हो ही रहा है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो जो विकसित हो रहा है उसको पोषण चाहिए ना, विकसित होने के लिए पोषण चाहिए, तरह तरह के नियंत्रण के लिए हार्मोन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो निकल रही है, निर्मित हो रही है, बच्चे तक पहुँच रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा है? क्या वो प्लेसेंटा की मदद से हो रहा है? भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्लेसेंटा की मदद से मिल रहा है, या फिर जो भ्रूण के अंदर गंदगियां बन रही है, गंदगियां कहने का मतलब उसकी कोशिकाओं में भी तो बहुत सारे वैसे पदार्थ बनेंगे जो कि उसके शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे बहुत सारे गंदे पदार्थ बनते हैं, वो हमारे शरीर से फिर बाहर आ जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल, जो गंदगी उसके अंदर निर्मित हो रही है, वो भी तो बाहर आएगा। तो उसको बाहर करने का कार्य फिर कौन करेगा? क्या प्लेसेंटा करेगा? या फिर प्लेसेंटा जो होता है अपरा, वो हार्मोन का भी उत्पादन करता है, या फिर आपको लगता है सब होगा? बताइए क्या होगा, फिर तो मैं बताऊंगी। वेरी गुड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, सभी होगा। क्योंकि आपको थोड़ा मैं समझा दूं, जो प्लेसेंटा है ना, वो एक प्रकार का ऐसा अंग है जो मादा के रक्त से और मादा में पहुंचने वाले पोषण से वो पूरी तरीके से जुटा रहता है, और
बच्चे में जो उपस्थित जो भी बच्चे को पोषण मिलने वाला है वो सब प्लेसेंटा के द्वारा मिलेगा, लेकिन प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जाएगा कैसे? वहीं पर नाभि रज्जु है जो एक पतली सी नली है, ठीक है। नाभि रज्जु क्यों बोल रहे हैं उसको? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे के नाभि से एक नली जुड़ी रहती है, जो नली वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रहा है, ऑक्सीजन को, पोषण को पहुँचाने में भी मदद कर रहा है, और वही नाभि रज्जु से उस बच्चे में जो गंदगी बन रही है उसको निकालने में भी मदद कर रहा है। तो ये नली जो है एक खाली रास्ता है, बस एक रास्ता है सिर्फ, जिस रास्ते से वो अंदर जाएगा और रास्ते से बाहर आएगा। पर यहाँ प्लेसेंटा है जो उसको पोषण और ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहा है। वो तो सिर्फ रास्ता है ना। मान लीजिए कि मैं आपको कोई एक किताब देती हूँ और कहती हूँ उसको जाकर दे देना, ठीक है, तो आप तो एक सिर्फ एक रास्ता बने ना कि हाँ ले जा कर के दे देना, दी तो किताब मैं ही, बात समझ रहे हो? तो वही बात है कि अपरा जो है वो ऑक्सीजन और पोषण अपरा ही देगा, लेकिन वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभि रज्जु है, वो सिर्फ एक माध्यम बनेगा उस बच्चे तक पहुंचाने के लिए। क्लियर? तो कभी भी अगर ऑप्शन इस तरीके से रहे ना नाभि रज्जु जैसा, तो फिर उसको समझ करके उत्तर करिए, ठीक है। जो प्लेसेंटा है वो हार्मोन भी स्रावित करता है और बच्चे को ऑक्सीजन पोषण देने का भी कार्य करता है। ये सारी चीज़ें प्लेसेंटा ही दे रहा है, लेकिन प्लेसेंटा से वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो एक माध्यम है वो माध्यम है नाभि रज्जु। बात समझ में आ गई? नाभि रज्जु एक पतली सी नली है जिस नली के माध्यम से बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे में जो निर्मित गंदगी है उसको बाहर भी करता है। तो ये सारे के सारे सही जवाब हैं, ऑल ऑफ दिस सभी सही जवाब है। क्लियर? का प्रश्न 8 में क्या पूछा जा रहा है? कोलोस्ट्रम यानी पीयूष क्या है? पीयूष किसको कहेंगे? ठीक है, पीयूष क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम क्या कहलाता है? माँ के द्वारा श्रावित दुग्ध है ये, या फिर माँ के दूध में उपस्थित एक प्रतिरक्षी है कोलोस्ट्रम, या कोलोस्ट्रम माँ का प्रथम दूध है, या फिर नवजात शिशु के लिए प्रस्तावित एक प्रकार का टीका है। क्या है ये? वेरी गुड। चलिए ऑप्शन सी में लिखा है माँ का प्रथम दूध, ये सही जवाब है। गुड। कोलोस्ट्रम मैं आपको क्लास में भी समझाई थी कि किसको कहते हैं और इसमें किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, इससे सवाल आता ही आता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एक सवाल मिल भी गया। ओके, तो ये माँ का दूध है, लेकिन उस दूध तो माँ से ही स्रावित हो रहा है, लेकिन ये प्रथम दूध को बोलते हैं ऐसा, जो इनिशियल डेज शुरुआती दौर में बच्चे के जन्म के बाद जब निकलता है ना, तो उसी को बोला जाता है माँ का प्रथम दूध, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल पूछा जा रहा है 9 नंबर सवाल STD स्टैंड्स फॉर, यानी STD का पूर्ण नाम क्या होगा? STD का, ये भी तो बहुत ही आसान सवाल है। STD का पूर्ण यानी STD को पूरा बताना है कि S मतलब क्या, T मतलब क्या और D मतलब क्या। तो आपका क्या लिखा हुआ है विकल्प में? यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लिंग संबंधित स्थानांतरित रोग यानी सेक्स रिलेटेड ट्रांसफर डिजीज, लैंगिक स्थानांतरित रोग सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीजेज, या उपरोक्त में से लगता है कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो इसमें मैं इंग्लिश इसलिए भी पढ़ दी क्योंकि STD, S से क्या, T से क्या, D से क्या, तो कौन सा लगता है इसमें से सही जवाब होगा? वेरी गुड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये सही होगा। S से सेक्सुअली, T से ट्रांसमिटेड, D से डिजीजेज, यौन संचारित रोग सही जवाब है। ये बहुत ही आसान सवाल था आपके पास। चलिए अगला देखिए आगे में क्या है। सवाल नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है
वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी टीकाकरण निम्न में से किसका उदाहरण है। ये सवाल आपके सेट 1 में भी था। सेट 1 में ये पलट करके दिया हुआ था कि कौन से प्रतिरक्षी का ये प्रकार है, यानी किस प्रकार के प्रतिरक्षा क्षमता का ये प्रकार है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अब इसी चीज़ को आपको पलटा करके इसमें पूछा जा रहा है कि टीकाकरण किसका उदाहरण होगा। टीकाकरण किसका उदाहरण होगा, ये सक्रिय प्रतिरक्षा का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, जन्मजात प्रतिरक्षा, या इसमें से सभी, सब लगता है सब होंगे। ऑप्शन वेरी गुड। तो आपका जो विकल्प ए दिया हुआ है ये सही जवाब है। वेरी गुड, आप बना लिए थे सेट 1 तो आपको याद है। क्यों से होगा ये सक्रिय प्रतिरक्षा, ये मैं आपको सेट 1 में ही समझाई थी। ठीक है, जो लोग वीडियो नहीं देखे हो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, पता लग जाएगा। बार बार सेम चीज़ रिपीट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप जा करके वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो का आई बटन पे भी दे दूंगी, ऊपर आई बटन है ना, आई बटन पे लगाओगे आपको पूरा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करोगे ऐसे ही मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हो, बाकी जो देखे हो तो वो तो देखे हो। चलिए, तो ये हो गया आपका सही जवाब। आगे देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है। चतुष्टय की कोशिकाओं में सूत्र गुणनता क्या होगी। सूत्र गुणता यानी प्लॉइडी, सूत्र गुणता यानी सूत्र की संख्या। किस सूत्र, गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, कि अगर चतुष्टय कोशिका होती है, यानी कोशिका, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, तो वो 4 कोशिका बनने के बाद उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि आपका जो ये विकल्प दिया हुआ है इसको कहेंगे क्या। आपको पहले ही बताया गया है 2n को हम लोग द्विगुणित कहते हैं। 2n किसको दर्शा रहा है, इसको द्विगुणित। द्विगुणित मतलब जितनी संख्या होनी चाहिए, द्विगुणित, द्विगुणित जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या उपस्थित रहे जिस कोशिका में, वो द्विगुणित है। सिर्फ n लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या अगुणित बोलोगे हिंदी में, और 3n लिखा हुआ है तो क्या हो गया, त्रिगुणित हो गया, और ये 4n लिखा हुआ है तो क्या हो गया, चतुष्गुणित। चलिए, ये बात तो आ गई समझ में कि ये जो आपका n 2n ये जो एक प्रतीक है, एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से सबका नाम क्या हो गया। अब बात आती है कि अगर कोशिका चतुष्टय है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनी है, तो वैसी कोशिका किस तरह की कोशिका होगी, उसमें आप सूत्रगुणता को क्या बोलोगे, द्विगुणित सूत्रगुणता बोलोगे, या फिर अगुणित बोलोगे, या त्रिगुणित बोलोगे, या चतुष्गुणित बोलोगे, क्या बोलोगे। चलिए, आप जो बोले वो बोले, अब मैं आपको समझा देती हूँ। क्या है ना कि जब युग्मक बनना होता है तब ही एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। ठीक है, तो जब वो ये अगुणित क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया चलती है। अगर युग्मक बनना है तो अर्धसूत्री की प्रक्रिया चलेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन जब होगा, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, है ना। तो मियोसिस की प्रक्रिया जब चलती है तो पहले मियोसिस डिवीज़न में, यानी पहली मियोसिस की प्रक्रिया जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है 2 बार होगी ना। तो एक बार विभाजन होगा तो इससे 2 ही बनेगा। ठीक है, अगुणित ही बनेगा, लेकिन 2 बनेगा। लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है ना ये प्रक्रिया, अभी एक बार और विभाजन होगा। तो एक बार विभाजन होगा तो इससे भी फिर बनेगा 2, तो वो भी अगुणित वाला ही बनेगा। ठीक है, ये भी अगुणित वाला बना। तो अब जा कर के ये पूर्ण हुई प्रक्रिया। ओके, जब अर्धसूत्री विभाजन होगी तभी एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। तो जब 4 कोशिका बनकर तैयार हुई तो सब तो अगुणित बनकर तैयार हुआ ना।
ओके, तो क्या हो गया, जब चतुष्टयीय कोशिका होगी तो उसमें सूत्रगुणता की संख्या क्या होगी, वो ऑप्शन बी अगुणित, ये सही जवाब हो गया। ओके, सवाल नंबर 12 में क्या है, सवाल नंबर 12 भी आपका आसान है। अगर थोड़ा सा दिमाग शांत करके उसके ऑप्शन को, उसके विकल्प को देखोगे तो आपको सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आसान है समझिए। आपका सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है 12 नंबर में, दोहरे निषेचन में कौन सम्मिलित है। दोहरे निषेचन यानी द्विनिषेचन। जो द्विनिषेचन होता है उसमें जो 4 आपका दिया हुआ है यहाँ पर विकल्प, उसमें से क्या सही होगा। ये जो दोहरा निषेचन होता है उसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन चुनने से पहले थोड़ा मैं आपको वापस से जो क्लास में समझाई थी एक बार वापस से फिर बता देती हूँ। क्या होता है कि हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है यानी भ्रूणकोश, ठीक है, जो कि वहाँ पादप के अंदर, कैसे पादप, पुष्पी पादप, ठीक है, जिसको कि एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी कि आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप जितने होंगे यानी जिसमें पुष्प आता है पादप, उसमें उसके अंडाशय के भीतर जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर के नीचे जो अंडाशय उपस्थित होता है, उस अंडाशय के भीतर एक आकृति मौजूद होती है जिसको भ्रूणकोश कहते हैं। ओके, तो ये भ्रूणकोश में क्या होता है, उसके उत्तरी ध्रुव में 3 कोशिका होती है, दक्षिणी ध्रुव में भी 3 कोशिका होती है। ओके, और बीच में 1 कोशिका होती है जिसमें 2-2 केंद्रक होते हैं। ओके, तो उत्तरी ध्रुव पर जो 3 कोशिका है उसको एंटीपोडल की कोशिका कहते हैं। जो नीचे 2 कोशिका उपस्थित है इसको सिनर्जिड की कोशिका कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर की जो कोशिका है उसको अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, और बीच में जो कोशिका मौजूद है वो केंद्र कोशिका है। ठीक है, इसी केंद्रक कोशिका में 2 केंद्रक मौजूद होता है जिसको पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो कहला गया क्या है। अब यहाँ निषेचन कैसे होगा, क्या हो रहा है ना कि ये तो आकृति, ये जो आकृति है भ्रूणकोश की आकृति, ये मौजूद है अंडाशय में। अब अंडाशय के ऊपर होता है वर्तिका, है ना, तो वर्तिका से होता हुआ क्या आता है, वर्तिका से होता हुआ परागनली आती है ना, तो परागनली आ तो रही है, तो परागनली में 2 केंद्रक मौजूद रहता है परागनली में, जो कि नर केंद्रक है। ठीक है, नर युग्मक है। तो 2 नर युग्मक जो नली से उतर रहा है उसमें ये जो पहला वाला उपस्थित है, पहला वाला नर युग्मक, वो जाकर के अंड कोशिका से निषेचित कर जाएगा। ठीक है, और निषेचन किसको कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है उसी को तो निषेचन कहेंगे। तो एक बार जब वो मिल गया तो निषेचन, एक निषेचन हो गया ना, कि ये नर युग्मक था और ये मादा युग्मक दोनों मिल गया, तो ऐसी प्रक्रिया एक हुई तो एक निषेचन हो गया। ओके, चलिए यहाँ तो हमें 2 निषेचन देखना है। एक निषेचन हो गया तो इस निषेचन को पता है क्या बोलते हैं, इसको सिंगैमी कहेंगे। ठीक है, इसको सिंगैमी कहते हैं। जब कोई नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है ना तो उसको सिंगैमी कहा जाता है। तो एक शब्द हो गया। अभी पीछे में एक केंद्रक रह गया है, जो एक नर युग्मक है वो रह गया, तो पीछे वाला जो एक नर युग्मक है उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि आगे जो आप देख रहे हो या केंद्रक कोशिका, उस केंद्रक कोशिका में जो उपस्थित 2 केंद्रक है वो दोनों केंद्रक आपस में निषेचित हो जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद ये नर युग्मक जाकर के इस ध्रुवीय केंद्रक से फिर निषेचित हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला केंद्रक जाकर के मिलेगा तो फिर ये मादा कोशिका है और ये नर की है, ये मादा का केंद्रक हुआ और ये नर का केंद्रक हुआ, तो मादा और नर का निषेचन फिर से हुआ, ये आगे चल के फिर इससे जाकर निषेचित हो गया। तो यहाँ पर 2 बार ऐसा हुआ ना। ठीक है, तो अब एक शब्द समझ लीजिए, एक तो पहला वाला जो युग्मक है वो यहाँ निषेचन हुआ तो उसको सिंगैमी बोले। यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक आपस में निषेचन किया, द्विगुणित बन गया, पहले अगुणित अगुणित था, द्विगुणित बन गया, फिर पीछे से जो यहाँ नर युग्मक था वो भी निषेचित कर गया, त्रिगुणित बन गया।
ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। 3 बार यहाँ पर निषेचन हुआ ना, निषेचन नहीं संलयन बोलिए, निषेचन तो तब बोलोगे जब नर और मादा युग्मक मिले, यहाँ तो ध्रुवीय ध्रुवीय केंद्रक ही भी आपस में मिली है। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन है, 3 बार फ्यूजन हुआ। ओके, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ यहाँ पर, तो सिंगैमी भी हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, तो दोनों प्रक्रिया यहाँ हो रही है। एक पहला वाला यहाँ जाकर के निषेचन हुआ, एक निषेचन, दूसरा वाला भी किया द्वि निषेचन। क्लियर? तो द्वि निषेचन जो हुआ, इस द्वि निषेचन में क्या क्या सम्मिलित है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलके द्वि निषेचन हुआ। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब आप इसमें से विकल्प चुनिए, कौन सा सही विकल्प होगा। अब तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। ऐसा विकल्प किसमें है, सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। युग्मक संलयन हो रहा है और त्रिसंलयन भी हो रहा है, तो युग्मक संलयन त्रिसंलयन दोनों ही होगा। और ऑप्शन ए में क्या दिया है, युग्मक संलयन खाली होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा। सिर्फ त्रिसंलयन हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। और युग्मक संलयन होता है, त्रिसंलयन नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन, ये दोनों मिला करके हम लोग द्वि निषेचन कहेंगे। ठीक है, द्वि निषेचन, दोहरे निषेचन। चलिए, तो ये दोनों प्लस और बराबर द्वि निषेचन। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसको भी मैं आपको क्लास में समझाई थी। अगर याद होगा तो ज़रूर सही विकल्प चुन लोगे, और नहीं याद होगा तब तो फिर मैं भी थोड़ा आपको याद दिला दूंगी। देखिए 13 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, अंड जनन की शुरुआत किस अवस्था में होती है। एक पहली बात तो यहाँ अंड जनन मादा में होने वाली एक प्रक्रिया है, और मादा में होने वाली प्रक्रिया अंड जनन क्या है, अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये अंड जनन की प्रक्रिया यानी अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये किस अवस्था में शुरू हो जाती है, कब इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या पूछा जा रहा है, जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो जाती है, जन्म के बाद इसकी शुरुआत होती है, या परिपक्वता के समय यानी जब वो शरीर वयस्क हो जाएगा तब, या फिर परिपक्वता के बाद। इनमें से क्या सही जवाब होगा बताइए। अरे बोलिए ना, ऑप्शन सी, परिपक्वता के समय। चलिए, इसका मतलब आपको याद नहीं है कुछ भी। ऑप्शन ए, यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए ही सही जवाब है। थोड़ा मैं होश दिला दूं आपको, मैं आपको क्लास में समझाई थी कि जो अजन्मजात, जो अभी जन्म जिसका नहीं हुआ है, जिस बच्ची का, यहाँ लड़की की बात हो रही है, जिस बच्ची का जन्म अभी नहीं हुआ है, जो अभी माँ के गर्भ में ही है, उसके अंडाशय में ही ये अंडाणु जनन का, अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, सिर्फ अंडाणु उसके अंडाशय से बाहर नहीं आता। ओके, तो ये अंड जनन की प्रक्रिया तो अभी जिस बच्ची का जन्म भी नहीं हुआ है उसमें ही शुरू हो गया है, जिसको मैं आपको बताई थी कि ये जो धीरे धीरे एक उसके अंदर जो पुटक होता है, वो पुटक की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। जो अजन्मजात अभी बच्ची है, जो भी जन्म नहीं ली हुई है, अभी उसका जन्म होना बाकी है, अभी माँ के गर्भ में ही है, उसके अंडाशय में बहुत ज़्यादा पुटक होता है। फिर उसके जन्म के वक्त वो पुटक की संख्या घट जाती है, फिर जन्म के बाद जब वो परिपक्व होती है तो उस वक्त पुटक की संख्या और घट जाती है, और धीरे धीरे पुटक की संख्या घटते 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 वो काफ़ी घटकर कम हो जाती है, लगभग 35,000 के आसपास उसके वयस्क होने पर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को मैं क्या समझाई थी, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, है ना। ये जो घटता चला जाता है पुटक की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। इसी वक्त मैं आपको ये भी बताई थी कि ये पुटक अगर सारा का सारा परिपक्व होकर के अंडाणु निर्मित कर दे तो एक ही अंडाशय से, जो अभी जन्म भी नहीं हुआ है जिस बच्ची का, उसके एक अंडाशय से अगर सारा का सारा अंडाणु बन जाए, निषेचित हो जाए, तो सिर्फ एक अंडाशय ही इस पृथ्वी पर पूरा बाढ़ ला देगा जनसंख्या की। ठीक है, इतने ज़्यादा हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अंडाणु जनन होता है लेकिन अंडाणु परिपक्व नहीं होता, अंडाणु परिपक्व होकर बाहर वो स्रावित नहीं होता।
ओके, वो बाहर नहीं निकलता। तो ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया, अंड जनन की प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाती है। ओके, तो जवाब ए आपका सही होगा। ठीक है, जन्म से पहले। क्यों, कब, जब वो बच्ची माँ के गर्भ में ही मौजूद है, माँ के गर्भ में ही है बच्ची, उसके अंडाशय में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। ओके, चलिए सवाल नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है, किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है, अगर आपको याद हो तो। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी लक्षण जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो स्थानांतरित हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या आती है कि लक्षण स्थानांतरित हो। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं ना कि देखो इसकी आंखें मम्मी की तरह है, नाक इसके पापा की तरह है, तो ये उनके मम्मी पापा से मिलता जुलता एक लक्षण है। तो ये लक्षण कैसे आया उनमें, ये जो स्थानांतरित हुआ लक्षण, इस लक्षण स्थानांतरण को बोलेंगे क्या। ओके, तो आपके पास विकल्प दिया हुआ है, वंशागति बोलोगे, आनुवंशिकता बोलोगे, विविधता बोलोगे या उत्परिवर्तन बोलोगे। क्या बोलोगे, बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुवांशिकता ही कहेंगे, वंशागति नहीं कह सकते, जबकि दोनों शब्द एक ही है, फर्क इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क समझिए। वंशागति उसको बोलते हैं जो जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे और वैसा हर एक प्रकार का अणु और वैसा हर एक प्रकार के तत्व जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो स्थानांतरित होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये सब वंशागति हो गया। लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे आपके लक्षण की, आपके गुण की बात हो रही है। जो गुण देखने मिलता है बच्चों में, वो गुण के स्थानांतरण को क्या बोलेंगे, तो उसको अनुवांशिकता ही कहते हैं, हेरिडिटी ही कहते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन बी सही जवाब, यही आपका सही जवाब हो गया। क्लियर, चलिए